शिक्षण से भी जोड़ने का प्रयास किया। तो मैंने जो विधा विकसित की है उसका नाम हमने एडुटेनमेंट रखा है, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। एक अंतर जो हमारी इस व्यवस्था में ये है कि हम अपने गानों का जो चयन है या कॉमिक डायलॉग्स का जो चयन है वो शिक्षण बिंदुओं के आधार पर है। उदाहरण के लिए राज कपूर की बहुत प्रसिद्ध फिल्म है मेरा नाम जोकर। इसका एक गाना है, ए भाई जरा देख के चल। इस गीत को रचा है प्रसिद्ध गीतकार नीरज जी ने, और आप इसमें देखेंगे कितने विशेषण और क्रिया विशेषणों का एक गाने में ही इतना प्रयोग है। मैंने इन तमाम क्रिया विशेषणों को लाल रंग से इंगित कर दिया है। अब आप देखिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं। अच्छा, एक और बात जो मैं शिक्षण बिंदुओं के आधार पर कहना चाहूंगा, मेरी अपनी धारणा है, खासतौर मैंने बहुत विदेशों में देखा इस बात को, कि हम लोग भाषा सीखने का मतलब शब्द सीखना ही होता है। ट्रिनिडाड में एक बार कोई कार्यक्रम हो रहा था, मैंने देखा, उन्होंने बताया कि आपको पता है कि इसको 200 शब्द हिंदी के आते हैं। मैं हैरान हो गया। जब तक सिंटेक्स वाक्य विन्यास नहीं आएगा, हम ये नहीं बना सकते कि मैं स्टूडेंट हूं, तब तक इसका कोई मतलब। इसलिए एक स्ट्रक्चर जो है, इस पर मैं बहुत महत्व देता हूं इसमें। तो आप थोड़ा सा देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के सारे गानों को मैंने यहाँ संकलित कर दिया है। उसके बाद हमने सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर अब जैसे फर्स्ट पर्सन के गाने में कुछ चलाता है। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। कोई ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ, अगर तुम कहो तुमको बुलाओ, ये पल के बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमीन को। आप ये जो मैंने कुछ गीत आपके सामने प्रस्तुत किए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थे, इसका मूल भाव है गाऊं, खाऊं, बिछाऊं, ये सारे प्रयोग इसके अंदर है। तो मैंने क्या, मेरी परिकल्पना ये है कि हिंदी के जो अध्यापक हैं वे इसकी मदद से, जैसे यहाँ पर गाँव जगहों बगाओं सारे हैं, इसकी मदद से विद्यार्थियों से वाक्य बनवाने। ये बॉलीवुड में इतना स्कोप है, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अंताक्षरी भारत में मनोरंजन के रूप में सबसे प्रिय विधा रही है, लोकप्रिय विधा रही है, लेकिन फिल्मों में भी इसका बहुत प्रयोग हुआ है। अन्नू कपूर और पल्लवी जोशी ने 12 साल तक जी टीवी पर अंताक्षरी के माध्यम से करा, लेकिन आजकल मुझे नहीं मालूम हिंदी शिक्षण में इस विधा का प्रयोग कितना होता है। मैं समझता हूँ इसकी बहुत आवश्यकता है। जहाँ एक ओर समाज का प्रतिबिंब होती है, वहीं दूसरी ओर समाज को बदलने और शिक्षित करने में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। यहाँ एजुटेनमेंट की बात मैं करने जा रही हूँ। तो जैसा हम जानते हैं, भारत ने आज विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, सबकी नजरें भारत पर है, और उसके साथ ही साथ हिंदी पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है। अभी भी जब मोदी जी यहाँ आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो हिंदी में उन्होंने पूरा भाषण दिया। तो हिंदी बोली भी जा रही है, पढ़ाई भी जा रही है, और इसके व्यापकता जो है, इसके पीछे सिनेमा भी एक बहुत बड़ा कारण है, कम से कम मेरे अनुभवों से तो मैं यही कह सकती हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी में भी और पैरामेटा कॉलेज में और बहुत जगह मैंने हिंदी पढ़ाई, तो मैंने देखा सिनेमा का एक अद्भुत क्रेज है बच्चों में। आजकल तो व्यापार के अवसरों के चलते हुए विदेशी लोगों में हिंदी सीखने का बहुत उत्सुकता उनके अंदर पैदा हुई है। फिल्में देखते हैं, कोशिश करते हैं कि भारत की संस्कृति को समझ सकें। योग ने भी बहुत से लोगों को हिंदी सीखने के लिए उत्साहित किया है, और अब पारंपरिक तरीके से हटकर इसको रोचक बनाने की बहुत आवश्यकता है, खासकर विदेश में, जहां हम लोग स्मार्ट बोर्ड के साथ काम करते हैं, जहां हम तकनीकी के अच्छे से अच्छे जो साधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे ऐप लाके दिखाई जिनमें कि हिंदी के जो गाने आते हैं, गानों के साथ साथ उनके लिरिक्स भी अंग्रेजी में आ जाते हैं। तो सिनेमा
तो हमेशा से आलम आरा और हरिश्चंद्र के समय से बहुत रोचक रहा। और राज कपूर की फिल्मों ने, आपने अभी देखा था विजय जी के प्रेजेंटेशन में, कि उनकी फिल्में कितनी लोकप्रिय थीं, रूस में बहुत लोकप्रिय हुई। 420 आदि फिल्मों के गाने पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए। मुझे याद है कि एक बार जब मैं इजिप्ट में यात्रा कर रही थी और जब हम बाजार में घूम रहे थे, तो एक दुकानदार युवा बिल्कुल मेरे सामने आके गाने लगा, आवारा हूँ। तो बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा। हमारे अपने साहित्य और हमारी फिल्मों के प्रति जो रुचि है उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसके कारण से निश्चित रूप से भाषाएं समृद्ध होती हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द आते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में संप्रेषण की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, संप्रेषण की जितनी प्रभाव उत्पादकता हो सकती है, वो आती है। संप्रेषण का की जो सहजता है वो बनती है, क्योंकि हम एक से अधिक भाषाएं जब समझने लगते हैं, एक से अधिक भाषाओं की संस्कृति को समझने लगते हैं, तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है। और फिल्म निश्चित रूप से एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस आयाम के साथ में कि हिंदी शिक्षण में या भाषा के शिक्षण में भी फिल्मों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ अतुल जी यहाँ हैं और वो फिल्म निर्माता हैं, फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म की बहुत बड़ी संस्था के वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं। तो फिल्मकारों के लिए, फिल्म बनाने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब उनके साथ संस्कृति की, भाषा के शिक्षण की, प्रशिक्षण की ये जिम्मेदारी भी जुड़ती है। और इस प्रभाव को भी हम जब देखने लगते हैं तो निश्चित रूप से उसमें और अधिक जिम्मेदारी से उस फिल्म के निर्माण और संवाद और गीत और शब्द और इसकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। हम दुनिया में गैर हिंदी भाषी लोगों को अगर फिल्मों के माध्यम से ये भाषा सिखाते हैं और वो इस माध्यम से इस भाषा को सीखते हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि निश्चित रूप से वो हमारी उत्कृष्ट भाषा सीखें, हमारी अच्छी भाषा सीखें, उसके माध्यम से हमारी संस्कृति के जो अच्छे पहलू हैं उनको जानें, उनको समझें। और इस माध्यम से हम एक तरह से सांस्कृतिक रूप से अपने आप को अधिक दायरे तक ले जा पाएंगे और ले जा रहे हैं। और इस रूप में इस जिम्मेदारी को भी समझते हुए हमें अपने फिल्म निर्माण की ओर भी भाषा की दृष्टि से भी और महत्वपूर्ण और अधिक जिम्मेदारी से सोचना। जिस तरीके से विदेशों में भी हिंदी भाषा की लोकप्रियता हुई थी, उसकी वजह कहीं ना कहीं सिनेमा ही था। अगर राज कपूर सोवियत संघ, जो आज वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उसके में अंदर लोकप्रिय हुए, तो उसका कारण उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के गीत। जब वो मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिल्मी दिल है हिंदुस्तानी, उनकी अपनी फिल्मों में गाते नजर आते थे। तो मैंने कई ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे कि रशिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो गाना अपने ही अंदाज में गा रहे हैं। या आवारा हूँ बहुत चर्चित और प्रचलित हुआ था। और हम अभी की जनरेशन के लिए तो थोड़े पुराने हो गए, लेकिन हमारी जनरेशन में जो लोकप्रिय अभिनेता थे मिथिल चक्रवर्ती, उनकी फिल्म डिस्को डांसर, जो अपने गीतों की वजह से ही विदेशों में इतनी लोकप्रिय हुई थी। रूस में राज कपूर के बाद वो सबसे ज्यादा जाने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते थे। और उसने अपने समय में बहुत बड़ा बिजनेस भी किया। सिनेमा हमेशा से समाज को जागृत करने का, समाज को प्रभावित करने का माध्यम रहा है। अगर हम बात करें 1931 में सिनेमा को आवाज मिली, उससे पहले मुख्य फिल्में बनती थी, आलम आरा से फिल्मों में आवाज आई। तो उस साल 28 फिल्मों का निर्माण हुआ, जो एक अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन उसमें से जो बहुसंख्यक फिल्में थी, लगभग 23 फिल्में हिंदी भाषा में बनी थी। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि
अपने आवाज, अपने आरंभ के माध्यम से ही सिनेमा में हिंदी फिल्मों ने अपना एक दबदबा बना के रखा, जिसके कारण देश में अलग अलग जगहों पर एक सूत्र में, क्योंकि 1931 से 1947 तक कहीं ना कहीं सिनेमा का उपयोग आजादी के आंदोलन में भी हुआ, और बड़ी कुशलता से उस समय के फिल्मकारों ने, जैसे 1943 में एक फिल्म रिलीज हुई थी किस्मत, उसने न केवल कलकत्ता में 3 बरस 8 महीने चलने का रिकॉर्ड बनाया लगातार एक ही सिनेमा हॉल में, लेकिन उसका जो गीत था दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, उसने कहीं ना कहीं आजादी के आंदोलन में एक अलग तरीके की जागृति फैलाई, एक अलग तरीके का जिसे कहते हैं एक आंदोलनकारियों को एक मुकाम दिया, एक जज्बा दिया आजादी की लड़ाई लड़ने का। कहता है कि इस तरीके की अगर एक फिलोसफिकल जिंदगी को भी अगर हम अपने शिक्षण में कहीं जोड़ पाए और अपने युवाओं को जो भाषा सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनका परिचय इस प्रकार के गीतों से भी कराएं कि जिसमें ये लगे कि नई जिंदगी में ये आपको एक भाषा ही नहीं सिखाते, आपको जिंदगी को जीने का एक जज्बा भी सिखाते हैं, एक आपको एक जिसे कहते हैं जिंदगी को जीने के लिए आपको एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है फिल्में। विरासत की भाषा के रूप में भाषा के प्रति प्यार ही नहीं, भाषा के प्रति भाषिक संस्कार पैदा करना भी एक काम हो सकता है। मैं भाषिक संस्कार का एक उदाहरण देता हूं। यूरोप के लोग, अमेरिका के जो अंग्रेजी भाषी हैं, वो त और ट का उच्चारण नहीं कर पाते। एक पुरानी घटना याद आ रही है। एक जर्मन महिला जिसको मैंने पढ़ाया, उसे मैंने कहा ये त और ट में अंतर नहीं सुनाई देता आपको? वो कहती है 10 ध्वनियों में कुछ कोई अंतर नहीं सुनाई देता, त थ द ध, ट ठ ड ढ और र और ढ, ये 10 ध्वनियां मुझे एक जैसी सुनाई देती है। उनके कान अपनी भाषा की ध्वनियों के प्रति सचेत हैं, लेकिन हिंदी उनके लिए दूसरी भाषा है और हिंदी की ध्वनियां उनके लिए कठिन है सीखना। तो उस संदर्भ में मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं त्रिडार में पढ़ाने गया, तो त्रिडार में हिंदी सीखने के लिए मेरी कक्षा में जो 5-6 लोग थे, उसमें मात्र एक स्थानीय था, लेकिन बाकी सब भारतीय मूल के थे। और भारतीय मूल के जितने लोग थे वो तिलक शब्द का सही उच्चारण कर पाते थे, पिता शब्द का उच्चारण कर पाते थे, माता पिता का उच्चारण कर पाते थे, और उन्हें त बोलने में कोई कठिनाई नहीं। यह है विरासत की भाषा का सवाल। तो हम गानों के माध्यम से भारतीय मूल के लोगों में, जिनमें कि भारतीय संस्कार है पहले से, हम भाषिक संस्कार पैदा कर सकते हैं आसानी से और भाषा के प्रति उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पक्ष है भाषा शिक्षण की दृष्टि से, उसको मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि जैसे बच्चे पलते पलते, खेलते खेलते अपनी भाषा सीखते हैं, तो उनका भाषा की संरचना पर, स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं होता उनका। इसी प्रकार से उस बात से लाभ उठाकर हम अपने कक्षाओं में जब वयस्क लोग भाषा सीखते हैं, तो उनका ध्यान स्ट्रक्चर पर ना हो, संरचना पर ना हो, उस दृष्टि से जो वीडियोस का जो काम है, जो फिल्मों का जो काम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है बिल्कुल। तो वो जो मनोरंजन है, जो फिल्मों में जो दृश्य हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए वो भाषा का अधिग्रहण बड़े अवचेतन मन से करते रहते हैं। तो भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक पक्ष से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मेरा अनुभव अफगानिस्तान का है। वहाँ हम कुछ मित्र गए थे, पत्रकार गए थे, और हमारे लिए हमें वहाँ घुमाने के लिए कुछ लोग जो थे, उनमें एक युवा था, अफगानी युवा था। वो इतनी अच्छी हिंदी में हम लोगों से बात कर रहा था लगातार कि हमने पूछा उनसे कि भाई तुम भारत कब गए, तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हो?
तो उसने कहा कि मैं तो कभी नहीं गया भारत, और मैंने ये सारी हिंदी फिल्में देख के सीखी है। तो ये अफगानिस्तान का उदाहरण है। अभी तक हम पश्चिमी देशों की बात करते रहे, लेकिन पश्चिमी देशों से कहीं ज्यादा हिंदी के लिए ग्राह्यता फिल्मों के कारण हमें अपने पड़ोसी देशों में मिलेगी। हमें जरूरत है ऐसी संस्थाओं और लोगों की जो बातचीत की हिंदी के आरंभिक जानकारी फिल्मों से पा चुके विद्यार्थियों और लोगों को थोड़ी बेहतर हिंदी बोलने और सीखने लिखने में की ओर प्रवृत्त करें और उसके लिए तैयार करें, प्रशिक्षित करें। तो वो ये सभी लोग हिंदी सुनना और समझना सीखने के बाद हिंदी पढ़ना और लिखने की ओर भी, उसमें भी रुचि लें। ये मैं समझता हूँ हम सबकी साझी जिम्मेदारी है।